एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज वही हुआ जिसका मुझको डर था। आज फिर से वो बीज बो दिया गया है जिसके परिणाम अच्छे तो कतई नहीं होंगे। आज जिस मस्जिद की नींव रखी गई है उसकी बुनियाद में इबादत नहीं है, उसकी बुनियाद में सियासत है और खालिस सियासत ही है, राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि किसी मस्जिद का कोई विरोध नहीं, किसी इबादतगाह का कोई विरोध नहीं, लेकिन केवल राजनीति के लिए अगर जख्मों को कुरेदा जाएगा तो मैं सवाल पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी चिंगारियां जब पनपती हैं तो वो बहुत छोटी लगती हैं, उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इनके जो परिणाम हैं वो बहुत घातक होते हैं। वो देश को आग में झोंकने वाले होते हैं और ये ना अभी वहां की सरकार समझ रही है और ये ना अदालत समझ रही है, लेकिन समझना पड़ेगा और अगर नहीं समझेंगे तो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। यह सवाल सिर्फ एक मस्जिद के शिलान्यास का नहीं है, सवाल मस्जिद के नाम का है। नाम रखा गया है बाबरी। दोस्तों, बंगाल में बाबरी की नींव डाल दी गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी और तारीख भी उसी 6 दिसंबर को चुना जब अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में 25 बीघा जमीन और उस जमीन पर यह मस्जिद बनाई जा रही है। तमाम तामझाम किए गए, हजारों लोगों की भीड़ बुलाई गई, मदीना और सऊदी से मौलाना बुला लिए गए, 300-400 मेहमान जुटाए गए, बिरयानी की दावत कराई गई, मंच से लंबी लंबी तकरीरें की गई। लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी इस विधायक से कथित तौर पर दूरी बनाती हुई दिख रही है, पहले तो इनके नेता यह कह रहे थे कि इसको पार्टी से निकाल दिया गया है, यह पार्टी में है ही नहीं। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई वो कागज कहां है, कागज दिखा दीजिए, कि आपने निलंबित किया, निष्कासित किया, कुछ तो किया है, किसी तारीख को तो किया होगा। फिर क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले टीएमसी ने इसे केवल दिखावे के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि दिखावे के लिए किया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सस्पेंड किया तो किया भाई, दिखावे के लिए क्यों बोल रहे हैं? उसकी वजह आज के इंतजामों में छुपी हुई है। आप पूछेंगे कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। बाबरी की नींव अगर हुमायूं ने रखी है तो ममता सरकार ने आज क्या किया है, इसको आप समझिए। क्या रोका है? क्या रोकने की कोशिश की है? नहीं की, उल्टा व्यवस्था की है, जोरदार सुरक्षा दी है, ऐसा जैसे किसी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल लगा दिया गया हो। मुर्शिदाबाद में आज सरकार ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। हाई अलर्ट घोषित किया गया, बेलडंगा को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया। नेशनल हाईवे 12, उस पर सुरक्षा बहुत जोरदार कर दी गई। 3,000 दोस्तों अतिरिक्त पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई, बीएसएफ की यूनिट बुलाई गई, केंद्रीय बलों की 19 कंपनियां अलग से लगवाई गई। आप समझिए, यह सरकार के इंतजाम है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, ममता बनर्जी से। आप भाई सरकार में हैं और जिस बुनियाद पर आपने हुमायूं को सस्पेंड किया, निलंबित किया, अगर आपको लगता है कि उसका काम नफरती है तो आप क्या उस काम को रोकेंगे नहीं? और अगर नहीं रोक सकते तो क्या पूरी पुलिस वहीं पर लगा देंगे? इतना तक नहीं कह सकते कि यह कार्यक्रम छोटे में निपटा लो, शॉर्ट में खत्म कर लो? भाई इतनी भीड़, इतना तामझाम, धूम धड़ाका, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? लेकिन मुझे लग रहा है कि टीएमसी अघोषित तौर पर इसे सपोर्ट कर रही है। उनका अघोषित नारा ऐसा हो सकता है कि हुमायूं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरना इतने इंतजाम, ये कोई मजाक है क्या? सामान्य लोगों को कह नहीं दिया जाता है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, आप ये कार्यक्रम मत कीजिए, हम इतनी पुलिस नहीं दे पाएंगे। ये
इबादत का मसला है ही नहीं। अगर यह इबादत का मसला होता तो अयोध्या के फैसले में जो 5 एकड़ जमीन धनीपुर में मिली, उस पर कोई ना कोई निर्माण तो अब तक हो चुका होता ना। यह खालिस सियासत का मसला है, खालिस सियासत का मसला है, जिसमें वोट बैंक मुसलमान है और इसको कैश कराने वाले कई लोग हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनके सामने बंगाल का चुनाव खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता यह जानते हैं कि विधानसभा में उन्हें ममता बनर्जी एक सीट नहीं देने वाली, इसलिए उन्हें अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इमरान मसूद आज इसका संकेत दे रहे हैं। इस मसले पर वो ममता बनर्जी को ही घेर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हुमायूं कबीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वहां की सरकार क्यों नहीं कर रही है, ममता बनर्जी खामोश क्यों है, और ऐसी घटनाओं को वो बढ़ावा दे रही हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काती हैं और ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन में है ये सब। अब इस वोट बैंक की रेस के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ भी मैं चलता हूं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो इस बाबरी पर तो नहीं, लेकिन अयोध्या वाली बाबरी को उस नाम पर ये कह रहे हैं कि उसको कयामत तक जिंदा रखना चाहते हैं, कयामत तक जिंदा रखना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कयामत तक मैं बाबरी का जिक्र करूंगा। वारिस पठान इसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इनको मस्जिद और मदरसों से नफरत है, आप समझ रहे हैं। आप इस सियासत को समझेंगे तो आपको अयोध्या से लेकर बाबरी तक का खेल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस खेल के दूसरे छोर पर बीजेपी खड़ी है, उसे भी इस पूरी लड़ाई में शायद अपना फायदा दिखाई दे रहा होगा। आज बीजेपी ने शौर्य दिवस पर एक पोस्ट किया। शौर्य दिवस पर बीजेपी ने 2 वीडियो पोस्ट किए। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा, न डरे न झुके न रुके। 6 दिसंबर 1992 के आंदोलन को याद किया इस वीडियो के जरिए। वीडियो में राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखाई। बीजेपी ने वीडियो में बाबरी विध्वंस को दिखाया, मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अलावा भी तमाम बयान आए हैं। कोई कह रहा है कि दीदी दंगा नहीं कराएंगी तो जीतेंगी कैसे, इसलिए वो ये सब करा रही है। किसी ने कहा कि हमारी सरकार जब आ जाएगी बंगाल में तो ये पत्थर हटा देंगे। लेकिन आज सवाल बहुत सीधा पूछूंगा, बहुत स्पष्ट पूछूंगा, इस बाबरी का मकसद वाकई इबादत करना है या सियासत करना है? और दूसरा सवाल यह कि क्या यह बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बाबरी के नाम में ही वोट छुपे हुए हैं? ये सारे सवाल आपके सामने होंगे, इसी पर चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो बाबरी मस्जिद का नाम लेगा और जो ईंटा लेकर के जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, हुमायूं कबीर को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। ये आतंकवादी विचारधारा नहीं चलेगा। ये समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से टीएमसी का ये षड्यंत्र है। जिसने सनातन संस्कृति के देवता भगवान राम का अपमान करने का कार्य और काम किया, आज उसके नाम पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करना 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। पूरे देश पे छोड़कर इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल दाव है। अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए ये सारा कुछ नाटक हो रहा है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जी इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। विनोद बंसल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मेरे साथ तौसीफ खान हैं जो नेता हैं टीएमसी के। मेरे साथ शुएब जमाई जी हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, और अखिल स्वामी जी मेरे साथ हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राधिका खेड़ा जी,
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दीदी ने सब कुछ मिलकर कराया है? उनके बिना हो नहीं सकता, क्योंकि उनके नेता आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं, खासतौर से शत्रुघ्न सिन्हा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं होगा तो चुनाव से पहले ये कैसे हो गया? ये सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। राधिका जी, देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है ममता बनर्जी द्वारा, क्योंकि वो चाह रही हैं चुनाव के पहले वहां पे किसी तरीके की अराजकता हो या कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि चुनाव बिल्कुल पोलराइज हो जाए। जब उस आदमी ने कहा कि वहां पे बाबरी मस्जिद में बनाऊंगा, कई दिन लग गए ममता बनर्जी को उसके अपनी पार्टी से निकालने के लिए, इसीलिए क्योंकि पहले उन्होंने शगुफा छुड़वाया, जब वो बुलवाया उसके बाद उन्होंने माहौल नापा, फिर देखा कि क्योंकि पूरे देश भर में इसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है कि आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि उनका पूरा वोट बैंक तो देखिए बांग्लादेशी वोटों के साथ जा चुका है। तो उन्होंने एक ड्रामा रचने की कोशिश करी कि किस तरीके से कि हिंदू वोट को मैं अपनी तरफ लेकर आऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हालात बंगाल के हैं, वोट कट रहे हैं, सब सामने आ रहा है कि किस तरीके से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां थे। ये भी सबके सामने है कि वहां की बेटियां ममता बनर्जी को वोट नहीं देने वाली हैं। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, बलात्कार हुए हैं और ममता बनर्जी का रवैया जो रहा है कि लड़की घर से बाहर ना निकले, ये सब बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आने वाली। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या ऐसा किया जाए कि अब पूरी राजनीति हिला दी जाए। तो बाबर के नाम देखिए ना, वो बाबर जिसने भारत के ऊपर इतना अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, यहाँ के सब कुछ खराब कर दिया, उसके नाम का मस्जिद, आपको मस्जिद बनाना है, कोई तकलीफ नहीं है, आप बनाइए अब्दुल कलाम साहब के नाम का मस्जिद या किसी और स्कॉलर के नाम का मस्जिद, किसने रोका है? लेकिन वो आदमी जिसने भारत के अंदर इतनी हिंसा करी, हिंदुओं को मारा, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन किया, हर चीज, कितना हिंदुओं के साथ, हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ उसने नष्ट करने का काम किया, उसके लिए मस्जिद बनाना और अपने ठीक है, तौसीफ खान को लेकर आइए। जी तौसीफ खान, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने न रोका है न बनने का ऑर्डर दिया है, मतलब सरकार आप ही लोगों की है वहां पे कि किसी और की है? ममता बनर्जी की सरकार है, 3-3 हजार पुलिस वाले आप लगा देंगे और कोई आम आदमी काम कराने के लिए आ जाएगा तो कह देंगे इतनी पुलिस हम कहां से दें, इतनी पुलिस की व्यवस्था कहां से दें? सारा इंतजाम आपने वहां लगा दिया जैसे मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल चल रहा हो, और आप कह रहे हैं कि हमारी तो कोई मंजूरी नहीं है, हमारा तो निकाला हुआ व्यक्ति है। राम मोहन जी, देखिए, बीजेपी वाले जो है आधी बातें करते हैं, आधा सच बोलते हैं और उसमें 100% जो है झूठ मिला देते हैं। मामला यह है कि आज जो प्रोग्राम होना था, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई कि आज के प्रोग्राम को स्टे लगा डाली थी। उसमें हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के भी वकील थे और सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट के भी वकील मौजूद थे, एएसजी मौजूद थे। हाईकोर्ट की हियरिंग हुई थी चीफ जस्टिस के घर में। वहां पे तो इन्होंने नहीं कहा कि आप हुमायूं कबीर को हिरासत में ले लीजिए, अरेस्ट कर दीजिए। वहां पे तो इन्होंने अश्योरिटी दे दिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है टुकड़ी तैनात, सेंट्रल फोर्सेस की टुकड़ी तैनात कर देंगे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया बस स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पुलिस का फुल बंदोबस्त रखिए, क्योंकि हाई स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। और ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मद्देनजर अपने सारी पुलिस की जो फोर्सेस को वहां पे लगा दी हाईकोर्ट के डायरेक्शन में। ये हुमायूं कबीर मुझे आप बताइए कौन परमिशन देता है? कौन परमिशन देता है? ये जिले का कलेक्टर परमिशन देता है कि कोई और परमिशन देता है कि आप कितने लोग बुला सकते हैं, कितने लोग जा सकते हैं? तौसीफ खान, कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं? कौन परमिशन करता है? पहली बात कि इस पूरे प्रोग्राम पे स्टे लगाने की याचिका हाईकोर्ट मैं पूछ रहा हूं आपके प्रशासन ने क्या किया? याचिका आपने लगाई, याचिका आपके कलेक्टर लगाने गए थे कि सरकार की तरफ से लगी कि टीएमसी की तरफ से लगी? आप ढाल मत बनाइए किसी चीज को। नहीं, अरे राम जी थोड़ा रुक जाइए, धीरज रखिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि परमिशन किसने दी? याचिका तो तब लगेगी जब आप परमिशन दे चुके हैं। परमिशन आप दे रहे हैं, आपका प्रशासन दे रहा है और फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा सा धीरज रखिए। धीरज ही है भाई, बिना धीरज के हम कहां जाएंगे? 2019 में इसी हुमायूं कबीर को बीजेपी ने टिकट दिया था, लोकसभा का इलेक्शन बीजेपी ऐसे भाजपाई को 2021 में क्यों लड़वा दिया? और इसको तृणमूल ने हराया। जो ऐसा भाजपाई है जो आपको लगता है कि बीजेपी का आदमी है, 2021 में क्यों लड़वा दिया? और अभी तो 2-2, 3-3 दिन पहले कह रहे थे कि हमने हटा दिया, हमारा व्यक्ति नहीं है। फिर हमने जब कागज मांगे तो आपने 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया बहाने के लिए।
बोल लिया आपने, बोल लिया नहीं, आपने क्या बोल लिया? आप ही लोग बोल रहे थे, यही टीवी पे आके बार बार बताते थे कि हमारा नहीं, हमने कब का निकाला हुआ है, कब का निलंबित कर दिया, अलग पार्टी बनाएंगे। सवाल चाहता हूँ मैं, तो राधिका जी के बोले हुए सवाल पे सवाल उठा रहा हूँ कि 2019 में हुमायूं कबीर को टिकट इन्होंने दिया, लोकसभा के इलेक्शन इन्होंने लड़वाया और ये हारे तृणमूल के कैंडिडेट से। इस हुमायूं कबीर को तृणमूल ने पहले भी सस्पेंड किया था और अभी से काफी दिन पहले से शो कॉज नोटिस में चल रहा था और अभी फिर उसको सस्पेंड कर दिया। एक मिनट, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। राधिका खेड़ा सवाल है आपका, राधिका खेड़ा जी बोलिए। ओके तौसीफ भाई। राम जी ये कह रहे हैं हमने बहुत समय से शो कॉज नोटिस दिया हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी है, किसने हाथ बांध दिए भाई? जो औरत देश की महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को ये कह सकती है रात को घर से बाहर ना निकलो, अगर वो चाहती है कि यहाँ पे शांति रहे, वो चाहती है कि बाबर का मस्जिद ना बने, तो मजाल है क्या? वो तय करती है कि बलात्कार का विक्टिम को कैसे बचाया जाएगा। ऐसा तंत्र है वहां की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का, वो तय करती है। और आप कह रहे हैं कि उसको नोटिस दिया हुआ था। ऐसी अगर कोई काम करने जा रहा है उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? एकदम से जब बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो बाबरी का जिन बोतल से बाहर निकल के आ गया है, वो इसीलिए आया। मैं फिर दोहराती हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी के पास 2026 के लिए ना विकास है, ना कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड है, ना महिलाओं की सुरक्षा का रिकॉर्ड है, ना युवाओं के लिए रोजगार है। तो आखिरी हथियार बस कि किसी तरह डर और भ्रम की राजनीति करो और बस किसी तरह मैं यहाँ पे दंगे करा दूं। और मुझे मेरे हाथ में तो है नहीं, ये वो चाह रही है, लेकिन मैं इनके प्रवक्ता और उनको आपके माध्यम से मैसेज दे दूं, ये 2025 है, 1992 नहीं है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है, जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। वो होंगे मुख्यमंत्री, वो होंगे गृह मंत्री, लेकिन अराजकता और डर और भ्रम और ऐसी राजनीति किसी भी पार्ट में इस देश में नहीं होने देंगे हम। तौसीफ खान ओके। मोदी हो चाहे जो नहीं डरते हैं, मोदी ये क्या बोल रहे हैं? मोदी हो क्या? आप कैसे बदतमीज लोगों को इस देश में इस डिबेट में बुलाते हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम तमीज से लीजिए। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम तमीज से लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं कि मोदी जो है प्रधानमंत्री है और अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है, अंदर जाए। क्या आप कह रही है? आपके खिलाफ पार्टी की एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ जो है बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी ये बात नहीं कह रही जो आप कह रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हाँ मस्जिद बनाओ, बीजेपी के जो एक मिनट आपत्ति उन्हें जो है नाम से, अब यहाँ पे आकर के आप बोल रहे एक मिनट तौसीफ खान, राधिका खेड़ा, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। मैं विनोद बंसल को इसमें इन कराना चाहता हूं। बंसल जी आप लोग तो बड़ा तामझाम लेकर आए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, वो आपके सामने है, बाबरी की नींव डाल दी गई। क्या करेंगे बंसल जी? राम जी सबसे पहले तो आज इस सदी के महामानव और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, यानी सामाजिक समरसता और छुआछूत के मिटाने के लिए हम जो है कृत संकल्पित हैं। आज वास्तव में डिबेट का टॉपिक ये होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बंगाल की पावन धरा को जो बाबरी से रक्त रंजित करने की जो साजिश रच रहे हैं लोग, वो उनको एक बड़ा जवाब जो है ना विश्व हिंदू परिषद कल देने वाला है। कल पौष कृष्ण तृतीया है राम जी। उस पौष कृष्ण तृतीया के दिन कल इसी बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का सस्वर पाठ गूंजेगा। ये विश्व हिंदू परिषद ने एक अभूतपूर्व आयोजन किया है और मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को इसके लिए आमंत्रित भी करता हूं। बंसल जी, पूज्य संतों की अगुवाई में हजारों संत वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो बाबरी का जो शगुफा इसने छोड़ा है ना, देखिए ये तो आप भी जानते हैं और देश जानता है कि बाबरी नाम की कोई मस्जिद इस देश के अंदर नहीं बन सकती। वो नीम डालने के नाम पर फीता काट रहा है। आप सोचिए ना, उसको ये नहीं पता करना क्या है। अब वो फीता काट करके नीम थोड़ी डलती है यार, बात नीम डालने की कर रहे हैं और काट फीता रहा है। और दूसरी बात देखिए, जिस इस्लाम में कहते हैं कि भारत माता की जय वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बुत पूजा नहीं करते, लेकिन वही ईंटों को सिर पर रख के ले जा रहे हैं जैसे राम भक्त ले जा रहे थे। अरे भाई, हम तो भक्ति के कारण ले जा रहे थे, हमारा राम जी के प्रति समर्पण था, हमने शिलाओं का पूजन किया था। क्या आपने पूजन किया क्या? एक बात, लेकिन असलियत क्या है राम जी, वो समझना पड़ेगा। देखिए ये जो नाम है इसका हुमायूं, और जिसका वंशज होना चाहिए बाबर का, लेकिन नहीं है ये, क्योंकि बाबर का रक्त तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन बाबर की आत्मा जरूर इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो बाबर की आत्मा इसको अनदर एक मीर बाकी बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो है ना, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा रच करके इसका दो ही उद्देश्य हैं। एक तो ये जकात
और पेट्रोल डॉलर लूट करके अपना इकट्ठा कर दें, पैसा इकट्ठा कर लें। और दूसरा ये कि जो जिहादी वोट बैंक को खुश करके देश की शांति को भंग करके जो पश्चिमी पाकिस्तान है, सॉरी जो वेस्ट बंगाल है, उसको ईस्ट बांग्लादेश बनाने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना जी, ये दिवा स्वप्न इनका पूरा नहीं होगा। शोएब जमाई हमें पता है राम जी, अखिल जी 9 महीने भी नहीं हुए मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर के। आपका रिस्पॉन्ड लूंगा, लेकिन पहले शोएब जमाई एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास, लौट कर रहा हूं। शोएब जमाई, ये क्या जिद है भाई? कयामत तक रहेगी, बाबरी वहीं रहेगी, कयामत तक रहेगी, ये क्या जिद है भाई? मंदिर बन गया वहां पे, आगे के विषयों पे बढ़िए या उसी पे अटके रहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी का एक मत है हुमायूं कबीर के मामले में कि ये दोनों टीएमसी, जी आवाज आ रही है हमारी? टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी शुरू हो चुकी है। बंगाल के चुनाव से पहले एक राजनीतिक पिच तैयार किया जा रहा है और उस पिच पर यहाँ से दोनों आपस में बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। यही हुमायूं कबीर जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो बीजेपी के लिए चाहते थे, जब टीएमसी में आ गए उनको मंत्री बनाया गया। ये दोनों पार्टियां मिलकर जनता के हित के मुद्दे को गायब करना चाहती है और कम्युनल शोएब जमाई, ये तो बताओ आपके जो सदर हैं जी और जो बंसल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं। नहीं, ये जनहित के मुद्दे फिर कौन उठाएगा वहां पे भाई? किसको जिताएंगे? अगर ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो फिर जिताएंगे किसको? कांग्रेस को जिता देंगे कि एमआईएम की सरकार वहां बना देंगे? जब ये दोनों ही मिल गए, पक्ष और विपक्ष साथ में मिल गए, क्या एनालिसिस है आपका शोएब जमाई? नहीं देखिए, पक्ष और विपक्ष ये तो टीएमसी और बीजेपी बता सकती है उनके आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एमआईएम पार्टी भी अपने डिसीजन लेगी और हमारी पार्टी की यूनिट भी है वहां पे, क्या चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो आप भी उसी के मुद्दे पर लड़ेंगे कि कयामत तक थी, कयामत तक रहेगी? देखिए, ये हमारा मुद्दा चुनाव का नहीं है। हमने ये कहा कि जब संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जब तक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, तब तक वो उस बाबरी मस्जिद के ऊपर यहाँ से ना ईंट भी नहीं हिलाएंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना और उसको डिसरिस्पेक्ट करके जब उस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो ये शौर्य दिवस नहीं बल्कि एक शर्मनाक दिवस है। उस दिन संविधान पे थूक दिया था। रोते रहोगे बाबरी को? क्या बात कर रहे हैं? बाबर को रोना है तो अफगानिस्तान में जाइए, उसकी कब्र पर जो है ना, जो कुत्ते मूत रहे हैं वहां पर, उसको उस बाबर की कब्र को देख लो जरा, क्या हाल है उसके। वहां जाकर मस्जिद बना लो ना, आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। बैरिस्टर साहब को भेज दो वहां पर। ये तो शर्मनाक दिवस है। अफगानिस्तान में जाकर के बाबर की मजार पर कुछ दो फूल चढ़ा दो, संविधान कुत्ते मूत रहे भाई, ये बात नहीं कुत्ते पोटी कर रहे हैं वहां पर। आपको बाबर से इतना ही प्यार है तो जाइए वहां पर। जी, लगता है शोएब जमाई का थोड़ा सा फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले अतीकुर रहमान को इन कराना चाहता हूं। अतीकुर रहमान, ये किस तरह की जिद है भाई? कोई कह रहा है कि कयामत तक मस्जिद वहां पे थी, वहीं पे रहेगी, दूसरी तरफ एक नई चिंगारी सुलगा दी गई बंगाल के अंदर। ये वोट बैंक का अच्छा एक तरह का समीकरण है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो कर रही हैं, वो क्यों नहीं इनको रोक लेती? कांग्रेस को अपना वोट चाहिए, एमआईएम को अपना वोट चाहिए, सब एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि ये कब तक चलता रहेगा कि केवल बाबर का नाम लेना है और बाबर के नाम पे ही सारी राजनीति चलती रहेगी? अतीकुर रहमान। राम मोहन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे मुसलमानों को ये बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीतिक दलों से आप अलग कर दें। आज का मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई राजनीतिक दल को साथ देने को तैयार नहीं है, वोट डालने को तैयार नहीं है। कौन उलेमा बैठे हैं भाई? अतीकुर रहमान, मैं आपकी बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैंने किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोला, आप शुरुआत से सुन रहे हैं। पहली बात, मैंने किसी मुस्लिम को टारगेट करके कोई बात नहीं कही, लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं तो मुझे बताइए ये कौन मौलाना वहां पे बैठे हुए हैं? धन्यवाद। ये धर्म के जानकार हैं कि पॉलिटिक्स के जानकार हैं? धन्यवाद। मेरे सामने कैमरा नहीं है, टीवी नहीं है, मैं नहीं जानता कौन मौलाना ये है,
लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यह आश्वासन दे रहा हूं कि जो मुसलमान देश की तरक्की चाहता है वो चाहता है कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि हमको एजुकेशन हासिल हो, हमको नौकरी मिले और हमारे संविधान का कोई अपमान ना करे। अभी अभी वीएचपी के मुर्शिदाबाद में बाबरी के लिए क्या एजुकेशन हासिल कर रहे थे क्या वहाँ पर? खाने को तैयार है, बोलो ना। आप पूछिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। अरे भाई साहब ये बोलो, ये हुमायूं कबीर के साथ कौन थे? बीच में नहीं बोला। जी मंसल जी एक बाकी बन रहा है, कराइए आप। नो 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 नो, राम जी इनको चुप कराइए। जी मंसल जी एक मिनट रुकिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। राधिका जी वेट कर रही है, उनके पास भी जाना है, जल्दी रहमान जी जल्दी। धन्यवाद राम जी। जो कस्में खा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, 14 फरवरी आने वाला है विनोद बंसल जी, यही बाबा साहेब के नाम पर आप ये युवा और युवतियों को इनको आप मारोगे, इनके ऊपर आप लाठियां रहमान देखिए कहां किस विषय पे जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए। कहां किस विषय पे जा रहे हैं? लाठी मारने का काम, किस विषय पे जा रहे हैं? आप इधर उधर की बात मत कीजिए, विषय पे रहिए। कैसी बात कर रहे हो, है ना? जब बाबर विषय पर रहिए। मैं आपसे पूछा कि भाई ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, जो ये फीता कटवा रहे हैं, जो अगर आपके सामने कैमरा नहीं है, अगर आपके सामने कैमरा नहीं है, फिर भी ये दृश्य मैं बता देता हूं आपको, ये कौन है जो ईंटें ढोकर ले जा रहे हैं? ये कौन है जो मंच पर बैठकर फीता कटवा रहे हैं? ये कौन है जो तकरीरें कर रहे हैं? 300-400 मेहमान कौन है? ये हजारों लाखों लोगों की भीड़, ये कौन है? तो किसको अलग कर दें इस बात से? बहुरूपीय मुसलमान है, एजुकेशन हासिल करना है, ये बहुरूपीय मुसलमान है, ये एजुकेशन हासिल करने का है जी। आपको विनोद, अरे सिर पर ईंट रख करके ये एजुकेशन हासिल कर ले गए ये कसम खाते हुए। अरे आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? रोकते हैं ना बहरूपियों को, आपको आप जाके क्यों नहीं रोकते वहाँ पर? डॉक्टर अम्बेडकर, अरे बोलिए, आप बोलिए। ये जो हुमायूं कबीर है, इस्लाम का गद्दार है, एक बार बोलिए, इस्लाम से इसको खारिज करेंगे। बोलिए, मौलाना मंत्री को बोलिए इसके खिलाफ फतवा जारी करें। शर्म करो विनोद। अरे बोलिए, मौलाना मंत्री को बोलिए फतवा जारी करें। अच्छा, अरे मौलाना जी, आप जो है ना स्कॉलर बनते हैं और स्कॉलरशिप को छोड़ देते हैं। आप स्कॉलर बनते हैं और स्कॉलर जैसा एक बात नहीं कहते। अरे एक बार तो बोल दो, एक बार बोल दो। ये जो हुमायूं कबीर है वो मीर बाकी बनने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है, इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है। बोलिए, क्या इस्लाम के अनुसार ईंटों को सिर पर रख के ले जाना, उसको पूजा करना, वहाँ पर फीता काटना क्या अलाउड है क्या? जी आप बताइए, क्या एजुकेशन के लिए गए थे क्या? राम जी भगवान, बताओ ना, दे दीजिए। राम जी क्या हो गया? राम जी से पूछ लो, राम जी की जय मत बोलना, बस राम जी से पूछ लो, राम जी की जय बोल दो, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बंसल जी, 1 मिनट रुक जाइए आप जी। बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, मैं अखिल जी को इसमें इन कराना चाहता हूं, इसके बाद फिर राधिका जी के पास जाऊंगा। लेकिन अखिल जी, ये अचानक क्या हुआ आपके स्टांस को? आप तो ममता बनर्जी से सवाल पूछने लगे, कांग्रेस के लोग, इमरान मसूद ये कह रहे हैं ममता बनर्जी सब कुछ कर रही हैं, वो चाहती तो रोक लेती, उन्होंने रोका नहीं। अखिल जी देखिए राममोहन जी, पहले तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसे मैं चुप बैठा रहा, विनोद बंसल साहब को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। सबको 5-5 मिनट टाइम दिया, कम से कम 2 मिनट का टाइम मुझे दे दी। जी बोलिए। देखिए, मैं विनोद बंसल साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपने टॉपिक गलत चुन लिया है। आज ये स्थिति है दिल्ली के अंदर, हम लोग दम घुट के मर रहे हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है जो कि हमें एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से बाहर रही। दिल्ली नहीं है पुतिन जी, अखिल स्वामी देखिए, इधर उधर मत जाइए, सारा देश दिल्ली नहीं है ना? सारे एयरपोर्ट्स के अंदर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है। नहीं, बीच में मत नहीं, फिर इधर उधर की बात मत कीजिए, या तो आप टॉपिक पे बात कीजिए, ये मुझे मत ज्ञान दिलाइए आप, है ना? मुझे ये ज्ञान मत बताइए कि दिल्ली में प्रदूषण है, यमुना में प्रदूषण है, गंगा में प्रदूषण है। आप एंकर हैं, मुझे ज्ञान देंगे, ये भी आवश्यक। तो आप फिर विषय पे आइए ना, जो सवाल आपसे पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। इस देश में 1000 समस्याएं हैं, तो सारी मैं इसी 30 मिनट में डिस्कस कर लूं क्या? मुद्दे पे आ रहा हूं, मुझे शांत रहिए। हाँ बोलिए। दूसरी बात यह है, इन पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग कैंसर पेशेंट्स एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ये 78 साल में पहली बार देश के अंदर हुआ। असली मुद्दे पे अब आता हूं। देखिए, असली मुद्दा यह है, इस देश के अंदर पहले जैसे सावरकर और जिन्ना जैसे लोग पैदा किए गए थे, ये ओवैसी साहब, हुमायूं कबीर जैसे लोग और ये आरएसएस और वीएचपी जैसे लोग देश को दोबारा बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं।
हम लोगों को मोहब्बत की तरफ चलना होगा। 142 करोड़ लोगों को एकजुट होना होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1954 में कहा था, हमारे मंदिर अब होंगे इंडस्ट्रीज। मैं एक निवेदन करता हूं राम मोहन जी, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहिए, हर इंडस्ट्री जिसमें 2000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जितना बड़ा मंदिर बनाना हो बना लें, जितनी बड़ी मस्जिद बनानी हो बना लें। बिना इंडस्ट्री के, बिना बच्चों की नौकरी के मंदिर मस्जिद ये अखिल स्वामी हमारे देश को न बांटे। ये अखिल स्वामी देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, और जिन्ना ने कहने में, देखिए कहने में, भाषण देने में बड़ा मजा आता है इसमें। देखिए भाषण देने में बड़ा मजा आता है। मैं भी 1.5 घंटे का भाषण ऐसे दे सकता हूं थ्रू आउट, है ना। मुझे एक बात बताइए, एक उपचुनाव आता है हैदराबाद में, एक उपचुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है। एक उपचुनाव में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस हो जाता है। और पूरे देश में बताते हैं आपकी वो नफरत वाली राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। ओवैसी कर रहे हैं भाई हैं, वो ओवैसी भाई साथ में थे जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी मौसेरे भाई हैं। तो ये चुनाव में क्यों साथ थे कांग्रेस के? क्यों रेवंत रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का? रास्ते पे चलिए, राहुल गांधी के रास्ते पे चलिए। अखिल स्वामी देखिए, एक्सपोज होते हैं तो फिर आप इधर उधर की बात करते हैं। ये क्यों थैंक यू बोल रहे थे ओवैसी ब्रदर्स को? देश को तोड़ देगी दिल्ली वाले। अरे भाई स्वामी जी, आवाज नहीं मिल रही क्या? उधर ध्यान, अरे स्वामी जी को आवाज नहीं मिल रही क्या? मुझे लग रहा है मत कीजिए। अरे स्वामी जी, आपको आवाज नहीं मिल रही होगी। मैंने कहा कि रेवंत रेड्डी थैंक यू बोलते हैं। ओवैसी ब्रदर्स, आपने हमारा सहयोग किया, इसके लिए शुक्रिया। मैं शुद्ध सनातनी हूँ जी, फर्जी ढोंगी सनातनी नहीं हूँ, शुद्ध सनातनी हूँ। वाह वाह वाह, अद्भुत, अद्भुत। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रही हैं। मैं बंसल जी रोकना चाहता हूं आपको। राधिका खेड़ा जी प्लीज बोलिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले मैं कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ राम जी, मेरे देश के 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए मोदी गोदी जैसे शब्द इस्तेमाल करना सिर्फ असभ्यता नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादा पर सीधा हमला है। ये व्यक्ति विशेष जो टीएमसी के बैठे हुए हैं, ये एक सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे, ये भारत के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके की घटिया निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इन इंसान को प्लीज रोक दीजिए। मैं इनसे कोई बात भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं इनके बीच में। 1 मिनट रुक जाइए अखिल स्वामी, 1 मिनट रुक जाइए। तौसीफ खान को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राधिका खेड़ा मतलब, अपनी बात करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए सड़क शाप भाषा का इस्तेमाल करें। तो आप अगली बार इस आदमी को यहाँ पे सोच समझ के बुलाए, क्योंकि हम तो इसके साथ नहीं बैठेंगे जो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है। और इनको वैसे भी तमीज नहीं है कि महिलाओं से कैसे बात करी जाती है। अब आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर। आज बंगाल में बाबरी का नाम अचानक क्यों छाला जा रहा है? आदमी को कंट्रोल कर लीजिए राम जी। 1 मिनट तौसीफ खान, 1 मिनट जाइए। मैं आपको टाइम दूंगा। डिबेट नहीं करूंगी। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है, मैं उस कीचड़ के साथ डिबेट नहीं करूंगी। ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब बात करते हैं, ये सहयोग नहीं है, ये पूरी तरह सुनियोजित किया हुआ उकसावा है। बाबरी की बात छेड़ते ही ममता बनर्जी पूरी तरह चुप हो जाती है। मैं साफ साफ पूछती हूँ, क्या हुमायूं कबीर पर कोई एफआईआर हुई? क्या उसे गिरफ्तार किया गया? क्या ममता बनर्जी के मुख से, उनके ट्वीट से या उनके शब्द एक भी निंदा के आए, या उन्होंने बोला हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? एक बार भी। वैसे तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, मैं देखती हूँ कैसे कोई बांग्लादेशी बाहर जाता है, मैं देखती हूँ कैसे ईसी यहाँ पे आके एफआईआर कराती है, मैं देखती हूँ यहाँ पे कैसे एनआरसी होता है, हम जला देंगे बंगाल को, हम ये कर देंगे, कोई नहीं घुस सकता। एक शब्द इस औरत के मुंह से, जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, एक शब्द आया उस आदमी के खिलाफ? कोई नहीं, उसको अरेस्ट किया गया, गृह मंत्री भी है ना वो प्रदेश की, भेजी उन्होंने अपनी पुलिस वहां पे, कुछ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो सोचती हैं कि जिस तरीके से, बस किसी तरीके से मैं अपना वोट बैंक वापस इकट्ठा कर लूं, ताकि बांग्लादेशी जो वहां रह रहे हैं उनको उकसा दूं, ताकि पूरा चुनाव पलट सकूं। लेकिन मैं चेतावनी से कह रही हूँ राम जी, फिर आपके शो पे, 1990 का दशक नहीं है यहाँ पे। उकसावा, हर उकसावा उसका सबूत बन जाता है। ओके राधिका जी, तौसीफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस बात को। तौसीफ खान, देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है घड़ियाली बातचीत हो रही है, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये चाहती हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जो आज हुआ ये हो, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा। मामला पूरा हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट में ये याचिका फाइल हुई थी कि इसे इस पे स्टे लगा दिया जाए। तौसीफ बहाने देखिए, बहाने मत बनाइए। फिर आप देखिए बहाने बना रहे हैं। आपके डीएम ने रोका था क्या?
क्या इस बात को हुमायूं कबीर लेके गया हाई कोर्ट में? एक मिनट रुक जाइए, मुझे देखिए इधर उधर का बहाना मत बताइए। क्या आपके डीएम ने रोका? तौसीफ खान जाके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया कि मुझे वो हुमायूं कबीर ऑर्डर लेके आया क्या? हुमायूं कबीर ऑर्डर लेके आया क्या कि मुझे करने दीजिए? आपके प्रशासन ने कब रोका? वो एक चिट्ठी दिखा दीजिए कि हम नहीं होने देंगे। आपके नेता की एक बाइट दिखा दीजिए कि हमने कहा कि हम नहीं होने देंगे। तो बहाने मत बनाइए, अदालत के ऊपर डाल। हो गया सवाल, मैं जवाब दूं? हाँ तो दीजिए। बहुत आश्चर्यजनक बात है, और शायद आश्चर्यजनक बात नहीं है कि मैं सवाल पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से मिर्ची लगती है आपको, इसमें बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल कहां है? इसमें आपका सवाल से भागना सवाल है। आप सवाल से भाग रहे हैं। मैंने कहा कि कब रोका आपके डीएम ने, मुझे बताइए। कब आपकी सरकार ने एक चिट्ठी लिखी कि ये काम नहीं होने देंगे? वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील एएसजी जो है, हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी कल, तो वो वहां मौजूद थे। उन्होंने कब बोला कि हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लीजिए? वो तो स्टे का पिटीशन ही था। पिटिशनर ने लगाया कि आज स्टे हो जाना चाहिए, आज लगना नहीं चाहिए। वहां पे आश्वासन दे रहे बीजेपी के वकील खड़े होकर के कि नहीं, हमारी सेंट्रल फोर्सेस तैनात, बीजेपी का वकील था वहां, सिचुएशन हम संभाल। बीजेपी इसमें पार्टी थी। कुछ भी बोलेंगे यार, कोई भी बात सुन लेगा आपकी तौसीफ खान। बीजेपी इस पिटीशन की पार्टी थी। बीजेपी इस पिटीशन की पार्टी थी। मुझे तो लगता है आप एडवोकेट है और पढ़े लिखे भी। बीजेपी इस पिटीशन में पार्टी है। भाई कान साफ कराओ, बहरे मत बनो। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की वकील थी, एएसजी मौजूद थे, और आप बोल रहे बीजेपी पार्टी क्या हो गया? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं बीजेपी इसमें पार्टी थी क्या? तो बोलिए ना कि केंद्र सरकार के वकील थे। इधर उधर की बात मत कीजिए, मुझसे टू द पॉइंट बात कीजिए और अपने कान भी दुरुस्त करा के आइए। मेरा सवाल स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इधर उधर की कहानी मत घुमाइए, ये भाषण मत दीजिए। तौसीफ खान है ना, सवाल करती है तो तुमको मिर्ची क्यों लगती है? अरे भाई किससे सवाल पूछा? मैंने आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देते? डीएम ने कब रोका? कब प्रशासन ने रोका? कब ममता बनर्जी ने रोका? कब रोका? कितनी बार रोका? केवल झूठ बोलते रहे 15 दिन से लगातार कि ये हमारी पार्टी में नहीं है। 3 दिन पहले उसको सस्पेंड किया। केवल भाषण तौसीफ खान। यूनियन गवर्नमेंट का वकील है वो, एएसजी मौजूद था हाईकोर्ट की हियरिंग में। मिर्ची इनको लग जाती है, किस बात? अरे भाई ये आपको इतना पता नहीं है कि कोर्ट कैसे चलता है? एडवोकेट कहां से बने हो? एडवोकेट कहां से बने हो? आपको इतना पता नहीं है कि अगर सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा कोई कि आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ कंपनियां हैं, क्या कहेगा कोई कि मेरे पास कोई कंपनी नहीं है? करने से आपकी मेहनत, कोर्ट अगर पूछेगा, मेरी बात सुनिए तौसीफ खान, अगर आपको इतना पता नहीं है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी होती है और कोर्ट का कार्रवाई कैसे चलती है, तो किसने वकील बनाया भाई? कहां करते हो कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई में घुसे रहते हो? ये पार्टी की फाइलें साइन करने को एडवोकेसी कहते हैं क्या भाई? वकालत कहते हैं इसको। जनता आपकी पर्दाफाश कर रही है। अरे जनता पर्दाफाश कर रही तौसीफ खान का, जिनको यह पता नहीं है कि अदालत में क्या पूछा गया और केंद्र सरकार के वकील ने क्या कहा। अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कितनी कंपनी अभी है और आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो क्या कहेगा वो? कोई वकील क्या कहेगा कि मेरे पास 20 कंपनी है, आप ले सकते हैं अगर सुरक्षा की जरूरत है तो? लगाएगा कौन? वहां का स्टेट लगाएगा कौन? उनका डिप्लॉयमेंट कौन करेगा? कलेक्टर करेगा कि मैं करूंगा कि केंद्र सरकार का वकील करेगा? आप समझते हैं कि सारे लोग आपकी तरह बुद्धि से शून्य है तो घूमते रहिए आप। ये बौद्धिक शून्यता इस देश में नहीं चलेगी। देख ले भाई, थोड़ा जबान संभाल के बात करना। हाँ, क्या करोगे? से बात क्या करोगे? मारोगे क्या? अरे मारोगे क्या? जबान संभाल के बात करना। जिनको यह समझ में नहीं आता तौसीफ खान कि कोर्ट में कैसी प्रोसीडिंग चलती है, वो यहां पे बरगलाने के लिए आ जाते हैं तौसीफ खान। ये दो कौड़ी के लोग हमको समझाएंगे, ये बेवकूफ हमको समझाएंगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है और केंद्र सरकार के वकील से क्या पूछा जाता है। ये अनपढ़ लोगों का चैनल नहीं है। जानते हैं कि कोर्ट में क्या पूछा जाता है, जानते हैं कि कोर्ट में वकील से क्या पूछा जाता है कि आपके पास कितनी सिक्योरिटी आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। वो झूठ बोले कि मेरे पास कोई पुलिस नहीं है, वो झूठ बोले मेरे पास कोई कंपनी नहीं। ये केवल भाषण से चलेगा नहीं। ये देश सच जानता है और यह भी जानता है कि कलेक्टर ने कभी नहीं रोका, प्रशासन ने कोई इजाजत नामंजूर नहीं की, कोई इजाजत ये कहा ही नहीं कि उसके पास कि भाई ये कार्यक्रम यहां पे नहीं हो सकता, कभी नहीं कहा। एक लेटर नहीं दिखा सकता कोई। अखिल स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो तौसीफ खान बार बार कह रहे थे वो गलत इसलिए कह रहे थे कि हिरेन जोशी साहब का
मैसेज आ गया है आपके पास, आपको ये डिबेट चलानी है और हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाना है, इसलिए आप चला रहे हैं, आपकी गलती नहीं। अरे अखिल स्वामी जी अब किसका मैसेज आ गया? अभी मैं बोल दूंगा तो दिक्कत होगी। इतने आउटडेटेड लोग हैं, इतने आउटडेटेड लोग हैं अखिल स्वामी, इतने आउटडेटेड लोग हैं। अभी पवन खेड़ा ने क्या कहा? अरे अभी जिस शख्स का आपने नाम लिया, पवन खेड़ा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की? दोबारा आ गए। आप ना अपडेटेड हैं, आप आउटडेटेड हैं अखिल स्वामी, आप आउटडेटेड हैं। पवन खेड़ा अभी परसों क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? अरे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? किसका मैसेज मेरे पास आ गया? जोशी पीएमओ में फिर आ गए हैं। अरे अखिल स्वामी जी, ये राम मोहन शर्मा का मोबाइल है, मैं ऐसे का ऐसा भेज देता हूं। ये कांग्रेस के टाइम में चलता होगा सब, ये ऐसे का ऐसा इसी वक्त ऐसे भेज दूंगा आपके पास, अपने मेल पासवर्ड के साथ भेज दूंगा। ये वो व्यक्ति है, भाई साहब सुनिए अखिल स्वामी, एक लाइन समझाता हूं आपको, जिससे आप इस वक्त डिबेट कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिससे आप डिबेट कर रहे हैं। ये अगर मेरे मोबाइल में 10 बीजेपी के लोगों का नाम हो, 10 बीजेपी के लोगों का खाली नाम हो, आप एक तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। ये भाषण किसी और को सुनाइए नहीं करनी कि इसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया। भाई बाबरी के नाम पर राजनीति करेंगे आप, बाबरी के नाम पर ममता बनर्जी करेंगी राजनीति, ओवैसी करेंगे राजनीति, बनेगी बाबरी, और मैं बोलूंगा तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है आपको। राधिका खेड़ा जी बोलिए। यहाँ पे जो बैठे हुए राजनीतिक में आपने डिफेमेशन किया जी, ये गलत है। एक मिनट बैठ के यहाँ पे जो तब से जहरीला विलाप कर रहे हैं, जो आज दिल्ली के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले तो ये सोने से फिल्टर हुई हुई हवा सूंघ रहे थे और उससे सांस ले रहे थे। 10 साल से इनको यहाँ पे एक घूटी इतना सा भी मैं इनके बीच में नहीं रोकी। तमीज सिखाइए, चुप रहे। जब ये चाहते हैं कि इनके बीच में कोई ना बोले, इनको भी अपनी जबान बोलिए। राधिका खेड़ा क्विक। धन्यवाद। इनको एक बार भी 10 साल में कहीं पे प्रदूषण नहीं दिखी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ। 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लिया, और इस साल के बाय द डे रिकॉर्ड, मैं राम जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक डिबेट कराए इसके ऊपर। डेली का AQI मैच करके मैं तथ्यों के साथ लेकर बैठूंगी कि कैसे चाहे 50 पॉइंट कम हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि AQI लेवल कम हो। 10 साल की घटिया पोल्यूशन साफ करने में हमें समय लगेगा, और अगले साल देखिएगा और कम AQI आएगा। दूसरी बात, इनको आदत है कि जयराम रमेश कब से तय करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, खुद कॉल करके अपनी पार्टी के खिलाफ मैसेजिंग करवा के खबरें चलवाते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ खबरें चलाते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोली। आप 20 साल कांग्रेस में रही है राधिका जी। ये आदमी अपने उम्र का भी लिहाजा नहीं करते। राम जी को म्यूट करिए, फिर मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। मैं इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकती। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है हमेशा से, उनके लोग ये तय करते हैं इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी ने किस तरीके से मीडिया का गला घोटने का काम किया था, और वो आकर के भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अपने अंदर झांक के देखिए, आईना देखिए, किस तरीके से मनीष तिवारी कंट्रोल करते थे पूरी की पूरी मीडिया को। पूरा देश जानता है किस तरीके से क्या किया जाता था। आज भी जयराम रमेश कैसे एक मैसेज के थ्रू पूरा के पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ आप लोग खबरें चलाते हैं, देश के खिलाफ आप लोग खबरें चलाते हैं। तो प्लीज मत बताइए, क्योंकि आप लोगों का टूलकिट सीधा सॉरस के बाहर से आता है। इसीलिए रवीश कुमार जैसे तथाकथित पत्रकार बैठ के देश के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं। आप लोग तो जर्मनी से काम करते हैं, देश में रह के हिम्मत नहीं है आप लोगों की काम करने की। इसे पता है यहाँ की देश की जनता वोट की मार ऐसी तगड़ी मारती है कि उस लाठी में आवाज भी नहीं होती है। तब तक ही झूठा फैलाते रहेंगे आप लोग। खुद की सरकार पे ध्यान दीजिए, जो खुद के प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं देते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सब जानते हैं कि कैसे वहां से 10 जनपद से मैसेज आता था कि आज क्या नैरेटिव चल रहा है देश का। दिल्ली आके मुझे पता है, इसलिए बता रही हूँ, आपको नहीं पता। मैं उधर हिस्सा में रही हूँ, इसलिए जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि कैसे कांग्रेस चलाती थी। ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही है। अरे क्यों? मेरे पास आज समय इतने हैं। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। लेकिन कुछ बातें कहते हुए, महाभारत में मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन कुछ बातें कहते हुए, यह देश बाबर के नाम से तो नहीं चलेगा। यह देश बाबरी के नाम को तो स्वीकार नहीं करेगा। वो बाबर जिसने तमाम अत्याचार किए, वो बाबर जो केवल गाजी हुआ ही इस आधार पर कि हिंदुओं को काफिर समझ के मारा गया, हिंदुओं के खिलाफ उसने जंग छेड़ी, वो हुआ ही गाजी जिसके नाम पर, उस बाबर को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। आधे मुसलमान भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करने वाले जरूर राजनीति करेंगे। वो आपसे वोट की अपील भी करेंगे, इन्हीं नामों के आधार पर वोट की अपील भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह नाम
पहले भी मिट्टी में मिलाया गया है, यह नाम फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH